एडवेंचर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी को डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। ऑब्वियसली इस तरह के एड्स भी हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी करना चाहता है। पर प्रॉब्लम जो आती है कि कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है या कोई को सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, क्या वो लोगों को हम परमिट कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएँ? पहाड़ पे चढ़े, रिवर राफ्टिंग करें, रॉक क्लाइंबिंग करें, बंजी जंपिंग करें, स्काई डाइविंग करें, रोलर कोस्टर राइड्स पे जाएँ। क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हाई एड्रेनलिन सर्ज वाली एक्टिविटीज़ होती है, क्या इस तरह की चीज़ें हम कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स को परमिट कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी इस बारे में एक डिटेल वीडियो किया जहाँ पे हमने इस चीज़ को बात की कि पेशेंट्स को हम परमिट कर सकते हैं कि नहीं। आज हम बात करेंगे कौन-कौन से टिप्स और प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हो या कोई भी तरह की एग्रेसिव एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए आप जाना चाहते हो, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है और आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं, कि आपको फिटनेस है कि नहीं, आपकी ओवरऑल फिटनेस कैसी है, आपका इको कैसा है, आपका ट्रेडमिल कैसा है, आपका बेसिक इवैल्यूएशन कर लीजिए, तो आपको थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि आपकी असेसमेंट आपकी फिटनेस के बारे में अलग होती है, आपकी कार्डियोलॉजिस्ट की अलग होती है। वो सारे आपके रिस्क फैक्टर्स को देख के और सारे आपके फीचर्स को या सारे आपकी मेडिसिन्स को या सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको परमिट करे, तो ही आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाइए, अदरवाइज़ नहीं। इस पॉइंट को सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बहुत एडवेंचर की चाह में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हैं और जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इशू बन जाता है। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ों को परमिट नहीं करना चाहता बिना आपकी कंडीशन जाने। तो इसीलिए आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल है उनसे डिस्कस करिए। अगर वो आपको परमिट करते हैं तो ही इस तरह की एक्टिविटीज़ करिए। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इसका डिसीजन लेना पड़ता है। प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन भी कर लीजिए, प्रॉपर इको में आपका हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है, कोई एरिथमिया वगैरह तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, स्टेंट का कंडीशन कैसा है देखने के लिए ट्रेडमिल कर सकते हैं, एरिथमिया प्रोवोकेशन देख सकते हैं कि ट्रेडमिल में धड़कन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सारी फिटनेस अगर ठीक आए, सारी इवैल्यूएशन ठीक आए, शुगर वगैरह ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, तो ही फिर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहिए, नहीं तो नहीं। हालाँकि फिर भी ये 100% सेफ तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाए तो अच्छा है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। जिन लोग को रिसेंटली अगर कोई हार्ट अटैक आया है, स्ट्रोक हुआ है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हुई है या इस तरह का उनको कोई लाइफ रिस्किंग प्रॉब्लम हुआ है, उनको लंबे समय तक स्ट्रक्चर्ड रिवैस्कुलेशन प्रोग्राम या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहिए। लंबे समय तक प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, फिटनेस प्रॉपर आ रही है कि नहीं, मेडिसिन का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आप लंबे समय तक फॉलो करोगे तो रिहैबिलिटेशन अच्छे से होगा। और वैसे लोग को लॉन्ग टर्म इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप ज़्यादा ईजिली परमिट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिनका रिहैबिलिटेशन अच्छे से नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्लान कीजिए। माउंटेन क्लाइंबिंग आप फिर भी जा सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग फिर भी जा सकते हो, वो भी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में मत जाइए। 4000 मीटर तक फिर भी चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर मत जाइए। रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन लोगों के प्रेजेंस में करिए, बहुत ज़्यादा रिस्की काम मत करिए। बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपको सीवियर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर है, बहुत ज़्यादा अरिथमिया का रिस्क है, तो ये सब एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा एड्रेनलिन सर्ज होता है कि जान का खतरा हो सकता है। हालांकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसको बात किया था कि जो स्टडीज़ हुई हैं जहाँ कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स पर बात करी गई है, उन्होंने करके भी देखा है कि वो पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इसलिए एविडेंस तो यही कहता है कि कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए ये एक्टिविटी सेफ है। पर ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा हमारे पास इसके लिए वो नहीं है जिससे हम एविडेंस आपको बोल सके कि एक्चुअली सब सेफ है। और हर पेशेंट में ये सेफ है भी कि नहीं वो भी सर्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट की फिजिकल कैपेबिलिटी अलग होती है, हर पेशेंट का अरिथमिया का चांसेस अलग होता है, हर पेशेंट का हार्ट फेलियर अलग होता है, हर पेशेंट की सारे पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो उसको देख के हर पेशेंट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस एक्टिविटी के लिए फिट है कि नहीं। तो एक्टिविटी जो आप चूज कर रहे हो उसको भी प्रॉपर ध्यान से रखिए, तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर प्लान कीजिए। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं तो कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के दौरान डिहाइड्रेशन रिलेटेड सडन बीपी फ्लक्चुएशन होना वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे तो सडन कार्डियक डेथ के इवेंट्स होने का या एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लगने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, जिससे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करिए। अगर आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स वगैरह में जा रहे हैं या रिवर राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो प्रॉपर कपड़े पहनकर उसको जाइए, ताकि बॉडी को आप कोल्ड से या बहुत ठंडे पानी से या बहुत
ठंडे एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सको, बहुत गर्म एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सको, उसके प्रॉपर कपड़े पहनिए। अगर उसमें आप प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन को नहीं कर पाते हैं और बॉडी सडन बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में, बहुत गर्म या ठंड में आप बॉडी को एक्सपोज कर देते हो, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको लिए प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो, बहुत फ्लक्चुएशन सडनली ना हो। प्रॉपर ब्रेक्स भी लीजिए जब भी आप बहुत एग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, हार्ट पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। इसलिए आधे घंटे का ब्रेक ले लें, थोड़ा रेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सेफ्टी इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी इवेंट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहिए। जो आप भी तरह का एक्टिविटी आप कर रहे हो, प्रॉपर मेडिसिन लेके जाइए, कोई मेडिकल किट होनी चाहिए, कोई डॉक्टर भी अगर साथ में हो या पैरामेडिकल स्टाफ भी अगर साथ में हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्रॉपर तैयारी रखना ज़रूरी है। कोई एम्बुलेंस वगैरह भी अवेलेबल हो, आसपास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी है कि नहीं, कोई हॉस्पिटल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी आए तो आप उसे मैनेज कर सको। अगर आप ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ 100-200 किलोमीटर तक हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आप एटलीस्ट ये सारी चीज़ों को माइंड में आपको रखना ज़रूरी है कि भाई अगर प्रॉब्लम हुई तो कौन मैनेज करेगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज़ों को मैनेज किया जाए। मान लीजिए आप ब्लड थिनर्स पे और आप गिर गए, आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग चालू हो गई, तो कौन मैनेज करेगा। मान लीजिए आप को कोई एरिथमिया हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कौन मैनेज करेगा। मान लीजिए अगर एरिथमिया चालू हो जाता है या रिदम चेंज हो जाती है, तो कौन मैनेज करेगा। तो इस तरह की चीज़ें कैसे मैनेज होंगी इमरजेंसीज, उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि अपनी बॉडी की बात को सुनिए, लिसन टू योर बॉडी। कई बार क्या होता है कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, इस तरह के कोई साइंस हो रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं और ओवर एग्रेसिव एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, जिसकी वजह से जान का खतरा हो जाता है। तो अपने माइंड को प्रॉपरली सुनिए, अपनी बात को, अपनी बॉडी की बात को। कई बार बॉडी आपको हिडन हिंट्स देगा कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझिए और उसके हिसाब से प्रॉपरली एक्ट करिए। अपनी लिमिट्स को पहचानिए, नो योर लिमिट्स। अगर आपकी लिमिट्स से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटी है तो फिर उसे मत करिए। आपके लिमिट्स को आपको पहचानना ज़रूरी है कि कितनी आपकी बॉडी परमिट कर सकती है। अगर आपका EF 20% है और आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अगर आपका बेसलाइन सैचुरेशन कम है और रिसेंट हार्ट फेलियर हुआ और आप 4000 मीटर चढ़ जाएंगे पहाड़ पर, तो मुश्किल है। आपको ऑलरेडी पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो चुका है और आप बंजी जंपिंग के लिए जाएंगे तो फिर आपकी जान का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा समझ के, अपनी लिमिटेशन को जान के फिर करिए तो अच्छा है। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स को अवॉइड कीजिए। एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड्स 4000 मीटर से अगर आप ऊपर जाते हो तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर जा भी रहे तो प्रॉपर टाइम दीजिए बॉडी को एडजस्ट होने के लिए, और धीरे धीरे करके जब बॉडी एडजस्ट हो जाए तभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, नहीं तो मत करिए। नेक्स्ट है कि प्रॉपर इक्विपमेंट लाइक हेलमेट्स, हार्नेस, ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए ताकि चोट ना लगे। चोट लग जाए तो भी उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, इसकी भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर फिटिंग की चीज़ें लीजिए। अगर आप शूज़ इस तरह का पहन रहे हैं जो कि उसकी फिटनेस ख़राब है या ख़राब साइज़ का शूज़ है, तो गिरने का, पड़ने का चांस ख़राब ज़्यादा हो सकता है। हेलमेट आपने पहना जो प्रॉपर आँख को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, ऊपर नीचे हिल रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ सर्दी हो रही है और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी एक्टिविटी को अकेले पार्टिसिपेट मत करिए, हमेशा फैमिली के साथ या ट्रेनर के साथ या कुछ और लोगों के साथ करिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैनेज कर सके। आपकी बीमारी के बारे में उनको पता होना चाहिए और इमरजेंसी केयर के बारे में उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इमरजेंसी में अगर लगेगी तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहिए। सैचुरेशन भी अगर प्रोब अवेलेबल हो तो मॉनिटर करिए, बीपी अगर अवेलेबल है तो मॉनिटर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगे कि कब आपकी कंडीशन बिगड़ रही है या बिगड़ सकती है, तो फिर आप उसको मैनेज प्रॉपरली कर सकते हो और उस समय आप अबैंडन भी कर सकते हो चीज़ों को। पर ओवर एग्रेसिव मत जाइए। जहाँ आपको लग रहा है कि यार प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वहाँ अबैंडन कर दीजिए। उस समय ओवर एग्जैक्ट मत कीजिए। उस समय ये मत सोचिए कि डर के आगे जीत है, क्योंकि उस समय डर के आगे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा संभल के चलिए वहाँ पे। और ओवर स्ट्रेस एटलीस्ट हार्ट पेशेंट्स के लिए वैसा करना नहीं चाहिए। कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी खाना खाने के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत 1-2 घंटे के अंदर कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो कार्डियक डेथ होने का, अरिथमिया होने का या इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। वॉमिट होकर एस्पिरेट होने का भी चांस भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को 1-2 घंटे एटलीस्ट अवॉइड कीजिए।
जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है वो लेके जाइए साथ में, और जो भी मेडिसिन चल रही है उसे बंद मत करिए। मेडिसिन को सडनली बंद कर देने से या डोजेज चेंज करने से भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। डॉक्टर के साथ मेडिसिन को भी डिस्कस करिए कि मेडिसिन कौन सी ले जानी है, कितनी ले जानी है, और प्रॉब्लम्स हो तो मेडिसिन को कैसे मैनेज करना है उसको भी डिस्कस करके चलिए। और कोई भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए प्रॉपर किट लेके जाइए, फ़ोन होना चाहिए, प्रॉपर फ़ोन में नेटवर्क भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। कई बार क्या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, गियर होना चाहिए, प्रॉपर सेल फोन होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और नियरेस्ट सेंटर में कहाँ इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी में वो सारा आपको पता होना चाहिए। आपके रिलेटिव्स को भी कुछ इमरजेंसी हो तो मैनेज करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से आप इमरजेंसी से बच सकते हैं, और इमरजेंसी में जिन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में रिस्क कम होगा, और कब आप इनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रूटीन लोग भी करें तो अच्छा है। ऑब्वियसली हर आदमी जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है वही इन सब चीज़ों को फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रूटीन लोग भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाएँ तो प्रॉपरली प्लान करके जाएँ तो अच्छा है। यदि इस टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। आप तुरंत उसमें देख के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई यूट्यूब लाइव सेशंस भी हम करते हैं तो आप उसे तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे कंटेंट डिटेल में नहीं देखना चाहते, उन्हें लगता है शॉर्ट समरी उनको मिल जाए ज़्यादातर टॉपिक्स का, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम सारे शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, और उसमें आपको सीखने के लिए टिप्स भी मिल जाएंगी। इसको आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। ये सारे ही कंटेंट को हम रील्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लोग को अपने मतलब के टॉपिक ढूंढने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी 1000-2000 वीडियोज़ हैं, कहाँ हमारे मतलब का टॉपिक है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर सबके प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए हैं, और उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।